हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में साइन टेस्ट की मेथड सीखेंगे। और फ्रेंड्स, ये साइन टेस्ट का सेकेंड पार्ट का वीडियो है। हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट देख लिया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये साइन टेस्ट सिंगल सैम्पल के लिए, यानी कि सिर्फ एक ही सैम्पल दिया रहता है तब कैसे सॉल्व करना है वो सिखाया था। लेकिन इस सेकेंड पार्ट में हम दो दो सैम्पल के लिए सीखने वाले हैं, यानी कि जब पैर डेटा दिया हुआ रहता है तब इसके सम्स को कैसे सॉल्व करना है आज वो हम सीखेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके भी स्टेप्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जो हमने सिंगल सैम्पल के स्टेप्स देखे थे ना, यहाँ पे भी वही स्टेप्स हैं, लेकिन सिर्फ पहले दो स्टेप जो रहेंगे ना उन्हीं में चेंजेस है। बाकी सारे आगे के स्टेप्स तो सब सेम है। वहाँ पे भी हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सीखा था, यहाँ पर भी वो दोनों अप्लाई होने वाले हैं। ओके, तो पहला स्टेप एच नॉट हम डिफाइन करेंगे नल हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस क्या लेंगे हम, क्योंकि ये दो सैम्पल्स के लिए है ना, तो यहाँ पर हम लेंगे M1 इज इक्वल टू M2, यानी कि दोनों ही सैम्पल के जो मीडियन है वो दोनों इक्वल है। ओके, और अगर क्वेश्चन में से आपको समझ आता है तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हो। ये M1 इज इक्वल टू M2 तो कॉमन स्टैंडर्ड हाइपोथेसिस है हमारा यहाँ का। इसके बाद में हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। तो वो क्या हो जाएगा, H1 हमारा M1 इज़ नॉट इक्वल टू M2, या फिर आप M1 इज़ ग्रेटर देन M2 और M1 इज़ लेसर देन M2। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में लेसर देन और इक्वल ग्रेटर देन ऐसा कुछ वर्डिंग्स यूज़ किया हुआ है, तब आपको ग्रेटर देन और स्मॉलर देन वाली साइन लगानी है, वरना आप नॉट इक्वल टू वाली साइन लगा के लिख सकते हो। ओके, अब इसके जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में सेम उसी तरीके से, लेकिन फॉर्मूला अब चेंज हो गई है। वहाँ पर हमारे पास होता था तो हम उस सभी सैम्पल की वैल्यूज़ को m में से माइनस कर देते हैं, है ना, x माइनस एम थी वहाँ पे फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो दो सैम्पल दिए हुए रहेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, साइंस जो डिफरेंस निकालेंगे ना वो हम x माइनस वाई, यानी कि पहले सैम्पल और दूसरे सैम्पल का ही डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, x माइनस वाई कर सकते हैं और y माइनस एक्स कर सकते हैं। क्वेश्चन में जिस हिसाब से बोला हुआ रहेगा कि जो चीज़ बेटर है, सपोज़ एक न्यू मॉडल का एग्जाम्पल सैम्पल दिया हुआ है और एक ओल्ड मॉडल का सैम्पल दिया हुआ है, फिर बोला है कि न्यू मॉडल इज़ बेटर देन ओल्ड मॉडल, तो हम न्यू मॉडल माइनस ओल्ड मॉडल उस तरह से डिफरेंस निकाल के, और जो भी साइन आएगी हमें सिर्फ साइन ही लिखनी है। पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो हम प्लस की साइन लिखेंगे, और अगर नेगेटिव डिफरेंस आ रहा है तो हम नेगेटिव की साइन लिखेंगे। ठीक है, अब इसके आगे के सारे स्टेप्स हमारे सेम हैं जो हमने सिंगल सैम्पल वाली मेथड में सीखे थे। सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्या थे, हम z की वैल्यू निकालते थे r माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। इसमें से मीन क्या होता है n/2, और स्टैंडर्ड डिविएशन की फॉर्मूला √n/4। और r जब हम सम सॉल्व करेंगे तभी मैं आपको बताऊंगी कि r कैसे लेना है। ओके, फिर r को हम, अगर r मीन से छोटा होता है तो हम r में 0.5 ऐड कर देंगे, और अगर r मीन से बड़ा होता है तो हम r में से 0.5 लेस कर देंगे। उसके बाद में हमें लास्ट में z की वैल्यू को कंपेयर करना है और कंक्लूजन देना है दैट z की वैल्यू 1.96 से छोटी होनी चाहिए, या फिर 1.96 तक होनी चाहिए तो चलेगा, या फिर z की वैल्यू 2.58 से छोटी या फिर 2.58 तक होगी तो चलेगा। इन दोनों में से अगर क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% दिया है ना, तो आपको z की वैल्यू को 1.96 के साथ में कंपेयर करना है। अगर 1% दिया होता है तो फिर 2.58 के साथ में करना है, और अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम 5% अज्यूम करेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और उस हिसाब से 1.96 के साथ में ही कर देंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम h0 को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये सारे जो स्टेप्स थे z वाली वैल्यूज़ के, वो हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेप्स थे। ये सभी चीज़ें हमने ऑलरेडी सिंगल सैम्पल वाली मेथड में देख ही लिया है। यहाँ पे सिर्फ रिपीटेशन ही हो रहा है, सिर्फ पहले दो स्टेप्स में ही चेंजेस है, बाकी सारे स्टेप्स सेम ही रहने वाले हैं। एक बार बाइनोमियल की भी फॉर्मूला देख ले। क्या थी फॉर्मेबिलिटी फॉर r इज़ लेसर देन और इक्वल टू r0 इज़ इक्वल टू हाफ रेज टू n समेशन फ्रॉम r इज़ इक्वल टू 0 टू r NCr। ये प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला अगर आपने सिंगल सैम्पल की मेथड नहीं भी देखी है ना, तो हम जब सम सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको तब सिखा दूँगी। ओके, ये प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला निकालने के बाद हमें इसे 0.05 से कंपेयर करना है। अगर ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.05 से बड़ी होती है तो हमारा h0 एक्सेप्ट हो जाएगा, या फिर हम इसे 0.01 के साथ में भी कंपेयर कर सकते हैं। वापस से कि अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% होता है तो हम 0.05 के साथ में करेंगे, अगर 1% होता है तो 0.01 के साथ में करना है।
ओके अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम H नॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमने क्विकली सारे स्टेप्स देख लिए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो वीडियो में तो कमेंट भी ज़रूर करके पूछिए मुझे। ओके, सो नाउ दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इस सम में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना सीखेंगे और इसके बाद वाला सम जो रहेगा ना वो इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से, उसमें हम बायनोमियल अप्लाई करना सीख लेंगे। उसके बाद एक सम मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी। ओके, सो टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द टू सैम्पल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम आइडेंटिकल पॉपुलेशंस बाय साइन टेस्ट। और हमारे पास यहाँ पे दो सैम्पल्स की कॉलम दी हुई है, सैम्पल एक एक्स दिया हुआ है और एक वाई दिया हुआ है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप एच नॉट डिफाइन करना है हमें। तो क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ ही है हाइपोथेसिस दैट द टू सैम्पल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम आइडेंटिकल पॉपुलेशन। तो हम ये सेम लाइन, ओके, फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद में हमें साइंस डिसाइड करनी है। तो मैं यहाँ पे एक साइन की कॉलम बना लेती हूँ और अगला क्या होगी, यहाँ पर हम x माइनस वाई करेंगे। ओके, तो अब क्या करना है आपको, x की कॉलम में देखो फर्स्ट x हमारा 45 है और फर्स्ट y की वैल्यू हमारी 40 है। तो 45 माइनस 40 क्या आएगा, +5 आएगा, है ना। तो हमें सिर्फ साइन लिखनी है, आपको +5 लिखने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव वैल्यू आ रही तो सिर्फ प्लस की साइन लगाना, और अगर नेगेटिव आएगी तो हम माइनस की साइन लगाएंगे। ओके, सेकेंड 50 माइनस 45 अगेन +5, सो प्लस की साइन। देन 60 माइनस 55 अगेन पॉजिटिव साइन। 52 माइनस 50 अगेन पॉजिटिव साइन। देन 55 माइनस 52 वापस से ही प्लस की साइन। फिर 60 माइनस 60, अभी 60 माइनस 60 ज़ीरो हो जाएगा ना, तो ज़ीरो में आप प्लस की साइन और नेगेटिव साइन कुछ भी नहीं लगा सकते, इसीलिए हम यहाँ पे इक्वल टू की साइन लगाएंगे। ओके, फिर 78 माइनस 55 पॉजिटिव साइन। 80 माइनस 53 अगेन पॉजिटिव। 65 माइनस 70 नेगेटिव साइन। और 62 माइनस 65 तो -3 आएगा, तो वापस से नेगेटिव साइन। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आर की वैल्यू के लिए हमने जो भी साइंस फाइंड किए ना अभी, उसमें से प्लस की साइन कितनी बार आई है, यानी कि नंबर ऑफ़ पॉजिटिव साइन कितनी है। तो आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स हमारा पॉजिटिव साइन आ रहा है। और नंबर ऑफ़ नेगेटिव साइन यानी कि माइनस की साइन सिर्फ 2 ही बार रिपीट हो रही है। ओके, अब इन दोनों में से जो भी स्मॉलर वैल्यू आई है ना 7 और 2 में से, तो जो स्मॉलर वैल्यू है उसे हम आर कंसिडर करेंगे। ओके, 2 हमारा यहाँ पे आर हो जाएगा। फाइन, अब इसके बाद में हमें एन की वैल्यू देखनी है। एन यानी कि कितने ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं यहाँ पर आपको। तो यहाँ पे आपको काउंट करोगे ना, लिस्ट देखोगे एक्स और वाई की, तो 10 और 10 ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, यानी कि एन हमारा 10 हो जाएगा। ओके, लेकिन फ्रेंड्स हमने जो अभी साइंस की कॉलम निकाली ना, तो उसमें एक साइन इज इक्वल टू की आ रही थी, उसे हम एन में नहीं काउंट करने वाले हैं। ओके, जितनी भी इज इक्वल टू की साइन की वैल्यू आएगी ना, यहाँ पर एक इज इक्वल टू की साइन आई, हमें वो हटानी पड़ेगी। तो रिवाइज्ड एन हमारा क्या आएगा, एक इज इक्वल टू की साइन हटाएंगे तो 10 माइनस 1 करेंगे हम, तो 9 आ जाएगा। तो एन की वैल्यू अब आपको हर जगह 9 ही लेनी है, 10 नहीं लेनी है। ओके, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि स्टूडेंट्स भूल जाते हैं रिवाइज्ड एन फाइंड करना, तो आप करना अच्छे से देखकर, ठीक है ना। अब इसके बाद में मीन की फॉर्मूला क्या है, वही n/2। सो n हमारा 9 है, तो 9/2 इज इक्वल टू 4.5। उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन √n/4, सो √9/4, तो 9/4 हो जाएगा 2.25। इसका रूट निकालेंगे तो आएगा 1.5। तो आर आ गया, मीन आ गया और स्टैंडर्ड डिविएशन भी आ गया, तो हम z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो z इज इक्वल टू आर माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। अब फ्रेंड्स आर का मैंने बताया था कि आर की वैल्यू को आपको मीन के साथ कंपेयर करना है। अगर आर की वैल्यू मीन से छोटी होती है तो आर में आपको 0.5 ऐड कर देना है, और अगर आर की वैल्यू मीन से बड़ी होती है तो 0.5 लेस कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आर की वैल्यू 2 है और मीन हमारा 4.5 आया था। सो आर की वैल्यू स्मॉलर है ना, इसीलिए हम वो 2 में 0.5 ऐड कर देंगे, तो अब आर हमारा 2.5 हो जाएगा। ओके, सो 2.5 माइनस 4.5 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 1.33। सो अब लास्ट में क्या करना है, z की वैल्यू को कंपेयर करना है।
वो कंडीशन याद है ना, 1.96 के साथ में करेंगे यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अवेलेबल नहीं है। तो नहीं होता है तो हम 5% अज्यूम करेंगे और 5% के हिसाब से 1.96 के साथ में ही कंपेयर करना है। सो हमारी z की वैल्यू है 1.33 एंड z इज़ लेसर देन 1.96। तो यानी कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए हम h0 को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये सम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसमें हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सीख लिया। अब नेक्स्ट वाला जो सम है ना, वो एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना सीख लेंगे, ठीक है। सो नाउ दिस इज़ अवर सेकेंड क्वेश्चन। द ग्रेड्स ऑफ द रिजल्ट ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज ऑफ द मिड टर्म एंड एंड टर्म आर गिवन बिलो। देन बाय साइन test the hypothesis that the performance of the students in both the examinations is equal. Use binomial distribution at 5% significance level. अब यहाँ पे हमें 2 सैम्पल दिए हुए हैं, एक तो मिड टर्म के ग्रेड्स दिए हुए हैं और एंड टर्म के ग्रेड्स दिए हुए हैं 10 स्टूडेंट्स के, ठीक है। और क्लियरली बोल दिया है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही अप्लाई करना है, तो हमें वही करना पड़ेगा कंपलसरीली, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे नंबर्स नहीं दिए हैं, हमें यहाँ पे ग्रेड्स दिए हुए हैं, तो ग्रेड से हमें अब साइन डिसाइड करना है, ठीक है ना। तो पहले हमारा सबसे पहला स्टेप h0 डिफाइन करना है हमें, और h0 यहाँ पे हाइपोथेसिस क्वेश्चन में ही बोल दिया है, तो हम डायरेक्ट वही लिख देंगे दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन बोथ द एग्जामिनेशन इज इक्वल। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन में से हाइपोथेसिस ना भी समझ आए तो आप क्या लिखोगे, m1 इज इक्वल टू m2। ओके, अब इसके बाद साइंस डिसाइड करनी है, तो साइन की कॉलम बना लेते हैं। और यहाँ पे साइन के हम फॉर्मूला क्या लेंगे, हम x माइनस वाई लेंगे, हम y माइनस एक्स लेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि x की कॉलम देखो वो मिड टर्म के ग्रेड्स दिए हुए हैं और y की कॉलम में एंड टर्म के दिए हुए हैं, तो हमारा रिजल्ट मिड टर्म से एंड टर्म इम्प्रूव होना चाहिए ना, तो हम इसीलिए y माइनस एक्स लेंगे, ठीक है। यानी कि एंड टर्म के ज़्यादा है, हम ये मान के चल रहे हैं। ओके, आप चाहो तो आप x माइनस वाई करोगे तो भी ठीक है, क्योंकि उससे r की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो अब देखो मिड टर्म में पहला है b प्लस और एंड टर्म में क्या हुआ c प्लस, यानी कि रिज़ल्ट या फिर डिक्रीज़ हुआ, b प्लस से c प्लस गया ना, यानी कि रिज़ल्ट डिक्रीज़ हुआ, इसीलिए हम माइनस के साइन लगाएंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। फिर सेकेंड वाला क्या है, a प्लस और एंड टर्म में भी a प्लस ही है, दोनों में सेम हो गया ये, तो क्या लगाएंगे, इक्वल टू के साइन, प्लस माइनस कुछ भी नहीं लगा सकते, इम्प्रूव भी नहीं हो रहा डिक्रीज़ भी नहीं हो रहा, तो इज़ इक्वल टू के साइन। फिर थर्ड वाला b से c प्लस हो रहा है, तो b से c प्लस इज़ ऑल्सो डिक्रीज़ ही हो रहा है ना, पहले b था फिर c प्लस हो गया, तो डिक्रीज़ हुआ है फिर से, तो वापस से माइनस के साइन। फिर b प्लस से b हो गया, तो पहले b प्लस पहला अच्छा था, फिर डिक्रीज़ हो गया b हो गया, तो फिर से माइनस के साइन। फिर a प्लस से b प्लस वापस से डिक्रीज़ हो गया, फिर c प्लस और c प्लस फिर से सेम आ गया, तो इक्वल टू की साइन। देन d से d प्लस हुआ, इस बार इम्प्रूव हुआ है रिजल्ट, तो प्लस की साइन। उसके बाद b से b प्लस, तो वापस से इम्प्रूव हुआ है, प्लस c प्लस से b हुआ है, तो फिर से इम्प्रूव हुआ है, तो वापस से प्लस, और लास्ट में a और a, तो ये तो सेम हो गया, तो इक्वल टू की साइन आ जाएगी। तो साइंस यहाँ पे डिसाइड हो गई, यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट था, नंबर्स नहीं दिए हुए थे, ग्रेड्स दिए हुए थे, तो साइन में मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, ठीक है। अब इसके बाद में वापस से हम r फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ़ पॉजिटिव साइन कितनी है हमारी, वो काउंट करके हम लिखेंगे। प्लस की साइन सिर्फ 3 ही बार रिपीट हो रही है, तो 3 आ गया, और नेगेटिव साइन कितनी है, तो 4 है, इसीलिए 4 लिख देंगे। अब इसके बाद में स्मॉलर वैल्यू कौन सी है इन दोनों में से, 3 है ना, तो 3 हमारा यहाँ पे r हो जाएगा। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो n, यहाँ पे वापस से हमें 10 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं टोटल, तो आप सोचोगे कि n 10 होगा, लेकिन नहीं, साइंस की कॉलम में हमें 3 बार हमें इज इक्वल टू की साइन मिल गई है, तो वापस से हमें यहाँ पे रिवाइज्ड n फाइंड करना पड़ेगा। तो हम 10 में से 3 माइनस कर देंगे, क्योंकि 3 बार इक्वल टू की साइन आई थी, तो 10 माइनस 3 हमारा 7 हो जाएगा n की वैल्यू। ओके, अब इसके बाद में हम प्रोबेबिलिटी की फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी फॉर r लेस देन और इक्वल टू r0 इक्वल टू हाफ रेज टू n समेशन फ्रॉम r इक्वल टू 0 टू r n c r। अब फ्रेंड्स ध्यान से देखना कि इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो r हमारा 3 आया था और n हमारा 7 आया था, उससे ध्यान में रखना।
तो पहले क्या लिखा है P, फिर ब्रैकेट में R लेस देन इक्वल टू RO लिखा है ना, तो RO की जगह पे आपको 3 लिखना है। R की वैल्यू 3 आई थी ना, तो वो लिख देना। तो पहले क्या लिखेंगे P ब्रैकेट में, फिर R लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। फिर हाफ रेज टू n आया है, n हमारा 7 है, तो हम हाफ रेज टू 7 लिख देंगे, ओके। अब इसके बाद में क्या लिखा है, समेशन लिखा है और उसके नीचे r इज इक्वल टू 0 वो लोअर लिमिट है, ठीक है, और ऊपर r लिखा है उसके, तो वो अपर लिमिट हुई, और फिर NCR लिखा है। तो यानी कि हम फिर से समेशन लिखेंगे, नीचे तो r इज इक्वल टू 0, लोअर लिमिट तो 0 ही रहेगी, और ऊपर क्या हो जाएगा, जो हमारी एक्चुअल r की वैल्यू आई थी 3 आई थी ना, तो ऊपर अपर लिमिट में 3 हो जाएगा, और फिर NCR की जगह पे 7CR लिखा है। यानी कि तो ये r की वैल्यू 3 है ना, तो हम r की वैल्यू को 0 से लेकर 3 हमें सब कुछ लेना पड़ेगा। 3 है तो हम 0 भी लेंगे, 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे। अगर r की वैल्यू 2 होती तो हम 0 से 2 तक लेते, 0 1 2। 4 होती तो 0 1 2 3 4 इस तरह से लेते, ठीक है। यहाँ पर तो 3 है तो 0 से लेकर 3 तक जाना पड़ेगा। और उसके बाद NCR की जगह क्या लिखा है, n की जगह पे 7 लिखा है, और C फिर r की जगह r ही। अब देखो ये जो हाफ रेज टू 7 किया ना हमने, तो इसे तो आप सॉल्व कर सकते हो। 1 को भी 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, और नीचे 2 को भी 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1/128। इसके बाद में 7CR है ना, तो एक बार हम लिखेंगे 7C0, पहले R की वैल्यू हमें 0 से स्टार्ट करनी है, तो 7C0, फिर 7C1 लेंगे, फिर 7C2 लेंगे, और फिर 7C3 लेंगे। तो 0 से लेकर 3 हमने R की वैल्यू सभी ले ली। इस तरह से आपको इसे लिखना है, ओके। तो ये जो फर्स्ट पार्ट था 1/128 ये वाला पार्ट, और ये जो दूसरा वाला पार्ट है 7C0 से लेकर 7C3 तक, ये दोनों पार्ट मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए मैंने बीच में डॉट लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। तो पहले 1/128 एज इट इज़, और अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 7C0 की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर 7C1 क्या हो जाएगा 7, तो प्लस करके लिखना है आपको, क्योंकि वो समेशन था ना, तो आप सब वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे, ओके। फिर 7C2 की वैल्यू आ जाएगी 21, और 7C3 आ जाएगा 35, ठीक है। तो अब यहाँ बाजू में मैं कर रही हूँ सभी, वापस से 1/128 एक बार एज इट इज़ लिखेंगे, और ये जो इन सबको हम प्लस कर देते हैं, 1 + 7 + 21 + 35, तो आ जाएगा 64। तो अब 1 × 64 डिवाइड बाई 128, तो ये आंसर आ जाएगा 0.5। तो ये हमारी यहाँ प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ गई 0.5, ठीक है। अब इसे आपको कंपेयर करना है, किसके साथ करोगे, यहाँ पे सिग्निफिकेंस लेवल दिया हुआ है क्वेश्चन में 5%, तो 5% है, यानी कि आपको 0.05 के साथ में करना है, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमारी 0.05 से बड़ी होनी चाहिए, ओके। z की वैल्यू हम स्मॉलर देखते थे, लेकिन ये वैल्यू प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। सो यहाँ पर हमारी 0.5 आया था हमारा p, तो वो बड़ा है 0.05 से, इसीलिए हमारा H0 एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हमारा H0 एक्सेप्ट हो गया। सो वी कैन से दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन बोथ द एग्जाम्स इज़ इक्वल, ओके। तो आई होप कि आपको ये सब भी समझ आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट कीजिए। अब इसके बाद में एक सम मैं आपको दे रही हूँ फ्रेंड्स, जिसे आप खुद सॉल्व कीजिए, और उसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको ये मेथड कितनी समझ आई। सो नाउ दिस इज़ योर क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से भी, इस टाइप के सम आते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ पे हमें सीधा साइंस दे दिए है ना। तो एक स्टेप हमें यहाँ करना ही नहीं, हमारा जो सेकंड वाला स्टेप था साइन डिसाइड वाला, वो कुछ भी नहीं करना है, सीधा पार की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है, इक्वेशन में लिखा हुआ है क्लियरली, तो आपको कंपलसरी वही करना रहेगा, ओके। तो इसका आंसर आप फाइंड कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं आपको बताऊँगी कि आपका आंसर राइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।